हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज धीरज कपूर और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा चैनल कपूर ऑनलाइन क्लासेस। ओके, सो लास्ट वीडियो में पार्ट 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या क्या खत्म कर दिया था। हम लोगों ने खत्म किया था लॉरेंस फोर्स, लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स भी हो गया था। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि डायरेक्शन क्या होगी। सो डायरेक्शन ऑफ लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स, यहां से हमारा आज का वीडियो स्टार्ट हो रहा है। सो फ्रेंड्स, आई एम धीरज कपूर और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है अभी तक, सो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड आफ्टर सब्सक्राइबिंग यू गेट द बेल नोटिफिकेशन। सो यू प्रेस द बेल नोटिफिकेशन so you will get all the future notification from this channel. Okay, so stay tuned. स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो फर्स्ट हेडिंग इज डायरेक्शन ऑफ लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स। पहली डायरेक्शन की बात करें तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब फ्लेमिंग ने क्या बताया? फ्लेमिंग ने कहा कि अगर हम लेफ्ट हैंड की थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को ऐसे रखें कि ये तीनों आपस में क्या हो, 90 डिग्री, डेट thumb, index finger and middle finger are mutually perpendicular to each other, तो डायरेक्शन क्या आएगी? तो ये देखना पड़ेगा। तो इन्होंने ये कहा कि एफ बी आई। ओके, सो इन्होंने ये बोला कि अगर हम इंडेक्स फिंगर से मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और मोशन को करते हैं मिडिल फिंगर से, तो जो डायरेक्शन होगी थंब की वो हमें देगी डायरेक्शन ऑफ फोर्स देगी। ठीक है, सो एफ बी मैग्नेटिक फील्ड एंड मोशन, एफ बी एम। ठीक है, इसको ऐसे भी बोलते हैं फादर मदर चाइल्ड। 10th में हम लोगों ने किया होगा। एफ फॉर फादर फोर्स, एम फॉर मैग्नेटिक फील्ड मदर एंड सी फॉर करंट, द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है हमने कहा कि ये क्रॉस दिया हुआ है। क्रॉस का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ है, तो हम इंडेक्स फिंगर को क्या करेंगे, कॉपी में इनवर्ड डायरेक्शन में रखेंगे। फिर इसके बाद क्या आया कि चार्ज जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, चार्ज जा रहा है इस डायरेक्शन में। सी माई हैंड, सो इंडेक्स फिंगर इज दिस, मिडिल फिंगर इज इन दिस साइड, सो द डायरेक्शन ऑफ थंब will be is in upward direction. So in the first figure you will easily recognize the direction of motion, Fm. Okay, and if there is negative charge then जो भी आपकी डायरेक्शन आए उसका अपोजिट कर देना, बस और कुछ नहीं। सिंपल से रूल लगाओ, अगर नेगेटिव चार्ज है तो डायरेक्शन को क्या कर दोगे, रिवर्स कर दोगे। तो यहाँ से डेफिनेशन ऑफ 1 टेस्ला, तो Fm इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, यहाँ तक तो फॉर्मूला हो गया था। अगर हम B कैलकुलेट करें तो B इक्वल टू आ जाएगा F अपॉन क्यू वी बी साइन थीटा। अच्छा, डेफिनेशन बनाने के लिए जानते हो जितनी भी नीचे चीज़ें होती हैं उन सबको क्या कर दिया जाता है, 1 कर दिया जाता है यूनिट। तो जो B आएगा वो कितना हो जाएगा, वो 1 टेस्ला हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हमें डेफिनेशन बनानी हो तो क्या बन जाएगी, द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज सेड टू बी 1 टेस्ला व्हेन 1 कूलम चार्ज मूव्स परपेंडिकुलर टू द फील्ड विद यूनिट वेलोसिटी एक्सपीरियंस लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। अगर हम डिनोमिनेटर में आने वाली हर एक चीज़ को 1 कर दें तो B किसके इक्वल हो जाएगा, F के इक्वल। सो अगर हमें यहाँ से डेफिनेशन बनानी है तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, मैग्नेटिक फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। अब हम लोग बात करते हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कैसे होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दोनों केस इसके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मजेदार भी हैं, समझने में अच्छा भी लगेगा, मजा आती है इसको समझने में। ठीक है, तो केस वन क्या है कि जब हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो आए मूव्स अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड। अगर हमारा चार्ज पार्टिकल मूव्स अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड आए या अवे आए, पैरेलल और एंटी पैरेलल, लेकिन रहे मैग्नेटिक फील्ड की ही डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग रहे, आइदर इट इज पैरेलल और एंटी पैरेलल। ओके, सो थीटा विल बी 0 और थीटा विल बी 180 डिग्री। सो all of you know that the formula of magnetic field, magnetic force, so magnetic force equal to qvb sin theta, so here magnetic force will be 0। अच्छा, अगर बताओ मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा तो मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज के मोशन को अफेक्ट करेगी कि नहीं करेगी? जाहिर सी बात है बेटा, अगर हम किसी पर अफेक्ट डाल ही नहीं रहे हैं तो हम उसके मोशन को भी नहीं डाल रहे। अगर तुम ये वीडियो देख ही नहीं रहे हो तो तुम्हें फिजिक्स आएगी ही नहीं। मेरे से कहीं और से समझ रहे हो वो अच्छी बात है, लेकिन मुझसे तो नहीं समझ रहे हो ना। तो उस समय जो पाथ होगा वो कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि कोई इफेक्ट तो आ नहीं रहा है, तो पाथ जो होगा वो कैसा हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन। ओके, अच्छा सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस क्या है? व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव्स परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कोई आ रहा है। तो जूम करके इसका हम तुम्हें डायग्राम समझाते हैं। जैसे कि मान लो ये क्रॉस दिया हुआ है। क्रॉस का मतलब क्या है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन इनवर्ड डायरेक्शन। ओके, अब उसके बाद हमने कहा कि कोई भी बॉडी है, कोई भी चार्ज है, वो परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। परपेंडिकुलर मूव करेगा तो डायरेक्शन क्या होगी? इसको एक पेज से समझाते हैं तुम्हें। जैसे मान लो कि ये है, वन मिनट, जैसे मान लिया ये क्रॉस दिया हुआ है। ओके, अब कोई भी चार्ज इस डायरेक्शन में आया तो v जो था, b जो था वो तो इनवर्ड था, वेलोसिटी दिस साइड थी, इस साइड थी राइट साइड, तो फोर्स किधर लगा? ऊपर की तरफ। तो ये बॉडी धीरे, इस बॉडी पर, इस पॉइंट पर जो फोर्स लगा वो ऊपर की तरफ लगा। अब ये बॉडी को धीरे धीरे क्या करेगा? यहाँ तक पहुँचा दिया। अब वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर हुई? अपवर्ड। तो देखो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, वेलोसिटी ऊपर की तरफ, तो फोर्स किधर लगेगा? लेफ्ट साइड में। तो ये आ गया फोर्स। फिर तीसरी बात करें तो ये इस समय यहां जाएगा, तो देखो कॉन्टिन्यूअस उस पर क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा सेंटर की तरफ, और जब सेंटर की तरफ कोई फोर्स लगता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इन सब में अगर अगर चार्ज परपेंडिकुलर आता है फील्ड के, तो उस समय बॉडी का पाथ जो होगा वो कैसा हो जाएगा? वो हो जाएगा सर्कुलर। तो यहाँ पे देखो पाथ जो है वो सर्कुलर हो गया। F मैक्सिमम इक्वल टू आ गया QVB। ओके, और कैलकुलेशन अगर हम रेडियस निकालने की करें तो जितना मैग्नेटिक फील्ड है वो किस फॉर्म में मिल रहा है हमें? सेंट्रीपिटल फोर्स के फॉर्म में मिल रहा है। तो Fm इक्वल टू FC, Fm का फॉर्मूला हमें पता है, Fm इक्वल टू होता है QVB एंड FC इक्वल टू होता है mv स्क्वायर बाई r। यहाँ से V कैंसिल हो जाएगा, तो R की जो वैल्यू है वो आ जाएगी mv अपॉन QB। सो mv इज द मोमेंट एंड Q इज द चार्ज, B इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो R इक्वल टू आ गया P अपॉन QB। सो यहाँ R के दो फॉर्मूले आ गए हैं हमारे पास। कौन कौन से आ गए हैं? फर्स्ट फॉर्मूला इज दिस, R इक्वल टू mv बाई QB, एंड द सेकेंड वन इज दिस। फ्रॉम बोथ टू फॉर्मूला वी हैव सम कंडीशन और रिजल्ट
in the form of proportionality. See formula number 1, R is directly proportional to M. Second, R is directly proportional to B. Third, R inversely proportional to 1 by Q. And R inversely proportional to 1 by B. Okay. अच्छा आप बताओ, अगर हम R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है, मतलब अगर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है, तो बताओ प्रोटॉन की रेडियस ज़्यादा होगी कि इलेक्ट्रॉन की रेडियस ज़्यादा होगी? तो तुम्हें पता है कि मास जो है वो प्रोटॉन का क्या है, ज़्यादा है एज कंपेयर टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो रेडियस जो होगी वो प्रोटॉन की क्या होगी, ज़्यादा होगी. अब अगर मान लो हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं. अच्छा, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो टाइम इक्वल टू आ गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो टाइम इक्वल टू 2 पाई आर, बिकॉज इन सर्किल व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, द लेंथ ऑफ द सर्कमफेरेंस. तो 2 पाई आर अपॉन वी आ गया. ठीक है, v की वैल्यू या r की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं. r इक्वल टू वी नो डेट mv अपॉन क्यू बी. सो v से v कैंसिल हो गया एंड टाइम पीरियड आ गया 2 पाई m अपॉन क्यू बी. क्लियर है इतना? कहीं कोई डाउट है तो बता दो बेटा. टाइम पीरियड आ गया 2 पाई m अपॉन क्यू इंटू बी आ गया. तो यहाँ से देखो, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. गुड. Time period is inversely proportional to Q and time period inversely proportional to 1 by B. यहाँ पे टाइम पीरियड किससे बचा हुआ है? टाइम डज नॉट डिपेंड ऑन द वेलोसिटी. टाइम पीरियड जो होता है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है. ठीक है, जैसे एक एग्जांपल कहें कि एक बॉडी है, वो चार्ज बॉडी है, वो v1 वेलोसिटी से जा रही, दूसरी v2 से जा रही है. हमें ये कहा गया है कि v1 इज ग्रेटर देन v2. तो हमें रेडियस और टाइम पीरियड में क्या करना है, रिलेशन निकालना है. तो हमें पता है कि रेडियस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, वेलोसिटी के. सो r1 इज ग्रेटर देन r2 एंड t1 इक्वल टू t2. ओके, सो नाउ वी मूव टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन. फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होगी? देखो, f इक्वल टू होता है 1/t. तो हमें सबको पता है ये चीज, इसमें तो कोई बेटा ना अनुकूल नहीं चलेगा तुम लोगों का. f इक्वल टू आया 1/t. सो f इक्वल टू क्यू बी अपॉन 2 पाई m. अब यहाँ पर f जो है वो हमें रिलेशन पता है, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b एंड f इज इंडिपेंडेंट ऑफ v ऑफ चार्ज पार्टिकल. तो दोनों केस समझ में आ गए हैं. अब आते हैं केस नंबर 3. केस नंबर 3 क्या है कि जब हमारा जो चार्ज है वो परपेंडिकुलर भी ना जाए और हॉरिजॉन्टल भी ना जाए, वो कुछ एंगल पे जाए. अच्छा, जब कुछ एंगल पे जाता है तो पाथ कैसा होता है, रेडियस क्या होती है, ये सब हम लोग डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो समझते हैं इसको. जैसे मान लो क्या है कि हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है. ठीक है, तो इसका एक कंपोनेंट आ जाएगा हॉरिजॉन्टल और एक कंपोनेंट आ जाएगा वर्टिकल. तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से ये जो डायरेक्शन करेगा वो ऐसे करेगा. इसी को बोला जाता है हेलिकल पाथ. ठीक है, हेलिकल मतलब सांप को देखा है, कुंडली मार के बैठा रहता है, उसी उसमें अपनी जो जगह होती है उसमें कुंडली मार के बैठा रहता है ना. तो उसमें क्या होता है कि उसमें हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी है. तो एक तो वो फॉर्म कर रहा है सर्किल और धीरे धीरे उसकी सर्किल की रेडियस क्या हो रही है, चेंज हो रही है. ठीक है, तो यहाँ पे देखो, व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव्स एट एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. अगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से जा रहा है तो देखो डायग्राम से समझाते हैं तुम्हें. यहाँ पे ये v वेलोसिटी से जा रहा है. ठीक है, एक कंपोनेंट हो गया इसका v cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट हो गया v sin थीटा. तो v cos थीटा ये तो पैरेलल कंपोनेंट हो जाएगा और v sin थीटा जो होगा ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा.
तो हम लोग v साइन थीटा एंड v कॉस थीटा से क्या करेंगे, v साइन थीटा परपेंडिकुलर, डेट मीन्स जो v साइन थीटा है ये इसको क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ में घुमाने की कोशिश करेगा, और जो पैरेलल होगा वो इसको क्या करेगा, आगे ले जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पाथ जो है वो कहलाएगा स्पाइरल या हेलिकल। ओके, पाथ इज स्पाइरल और हेलिकल, दोनों की एक ही मीनिंग होती है। रेडियस की बात करें अगर हम, सो व्हाट इज द रेडियस, रेडियस इज एम वी अपॉन क्यू बी था। वहाँ पर जो v था वो पूरा पूरा परपेंडिकुलर था, लेकिन यहाँ पर एक कंपोनेंट है केवल। सो हमें यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा, एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। ओके, सो द now we calculate time of revolution. What is time of revolution? Because time is independent from velocity, so there is no effect on time period as well as frequency. So time period will become 2 pi m upon qb and the frequency will be qb upon 2 pi m, just reverse of the time period. Okay, अब बात आती है पिच की। बेटा होता क्या है, जब हम लोग हेलिकल पाथ में मूव करते हैं, जब हम लोग हेलिकल पाथ में मूव करेंगे तो देखेंगे कि वहाँ पर एक बार तो हम सर्किल में गए, फिर दोबारा गए सर्किल में, लेकिन उस दौरान हम लोगों ने क्या की, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की। तो डिस्टेंस जब ट्रेवल करते हैं तो दो कॉन्जिक्यूटिव सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। जैसे एक डायग्राम देखो, जैसे मान लो कि यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक गए, फिर यहाँ तक गए, तो ये दो सेंटर हुए, तो दो कॉन्जिक्यूटिव सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसी को क्या बोला जाएगा, उसी को बोला जाएगा पिच। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन इट्स टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन, so speed equal to distance upon time and horizontal speed equal to horizontal distance upon time of revolution, so we get pitch equal to v parallel into capital T. What is the value of v parallel? That is v cos theta into time period is 2 pi m upon qb. so यहाँ तक क्लियर है बेटा सबको। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। इस वीडियो में हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने मोशन समझा और डायरेक्शन समझी। मोशन के 3 टाइप थे यहाँ पर। अगर बॉडी अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड जाएगी तो उसका पाथ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। अगर परपेंडिकुलर जाएगी तो उसका पाथ क्या होगा, सर्कुलर। अगर वो इंक्लाइन जाती है तो उसका पाथ क्या होगा, उसका पाथ उस समय हो जाएगा हेलिकल और स्पाइरल। इस पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है। टाइम पीरियड जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो भी इंडिपेंडेंट होती है, डिपेंडेंट होती है रेडियस पर। रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। सो बेटा अगर वीडियो पसंद आ रही हो, समझ में सब कुछ आ रहा हो, ना आ रहा हो तो कमेंट में आकर के हमें बताओ क्या नहीं आ रहा है, उसकी एक बार फिर से वीडियो बनाई जाएगी। ठीक है, आपका समझना ही हमारा मेन एम है। अगर आप समझ रहे हो तब तो अच्छी है, फ़ायदा है वीडियो बनाने का, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं बेटा। ठीक है, चलो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।